हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जिस पर चर्चा होने वाली है। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है, और ये जो अभी तमाम समुद्र है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा वहाँ पर पानी मौजूद है। किस IIT के 36% स्टूडेंट नौकरी पाने में असफल रहे हैं और इसकी वजह से बेरोजगारी की चिंता बढ़ गई है। कैंसर के इलाज के लिए किन संस्थानों ने स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस थेरेपी को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट बात है। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए अभी शपथ ली है। फीडे रैंकिंग जारी हुआ है, तो उसके अनुसार दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। SCO सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई है, 19वीं वार्षिक मीटिंग। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मार्च का मैराथन यानी मंथली जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल हो चुका है, तो देखिएगा ज़रूर। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर वो अवेलेबल है, और सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है उस पर भी अवेलेबल है, और उसका PDF वगैरह सब कुछ ऐप पर आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने मेम्बरशिप लिया हुआ है उन सबको। ओके, PDF कई तरह के होते हैं। 1 लाइनर MCQ विद नोट्स होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो देखिएगा ज़रूर मैराथन वीडियो मार्च 2024 का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, और पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है। आंसर होगा 700 किलोमीटर नीचे। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर बताया जा रहा है, और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो अप्रैल में अभी तमाम आई हैं। और किसने ये खोज की है? अमेरिका के इलियॉन राज्य के जो रिसर्चर्स हैं उन सब ने इसकी खोज की है। और इसकी खोज जो है वो कैसे हुई? जो भूकंप तकरीबन 500 भूकंप पर रिसर्च चल रहा था, और उसी के दौरान जब तरंगे वहाँ छोड़ी गई थी, उससे ये पता चला कि इतना विशाल सागर, महासागर, वो पृथ्वी के अंदर मौजूद है। ठीक है। दरअसल हुआ ये कि पृथ्वी के नीचे उठने वाली जो तरंगे हैं, और जब किसी गीले चट्टान से होकर जाती है तो उसका स्पीड जो है ना वो कम हो जाता है। तो इससे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि विशाल जल भंडार मौजूद है, जो वर्तमान में जितने भी समुद्र हैं उन सब में जितना पानी है उसका 3 गुना पानी वो ज़मीन के अंदर ही है। और ये महासागर में नीली चट्टान जो है ना उसके नीचे ये पानी छिपा हुआ है, ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। और ये पृथ्वी की सतह, या कहें मतलब समुद्र की भी सतह है ना, उससे 700 किलोमीटर नीचे नीली चट्टान में ये पानी छिपा हुआ है। और ये चट्टान एक तरह की स्पंज की तरह है जो पानी को सोखने का काम करती है, और अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा ये पानी को सोख सकता है, और यही सोख के रखा हुआ है। इसको कहते हैं रिंग वुडाइट। ठीक है, रिंग वुडाइट। और ये जो है ना वो कहाँ पर है? जो पृथ्वी के ये कई सारे हिस्से होते हैं, तो उसके ऊपरी जो हिस्सा है उसके ठीक नीचे है, मतलब 700 किलोमीटर नीचे है। ठीक है। तो अब सवाल ये भी होता है कि क्या ज़मीन के नीचे पानी रहना ज़रूरी है क्या? समुद्र के भी नीचे 700 किलोमीटर नीचे? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागर या पानी जो है ना वो ज़मीन के नीचे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अगर सतह के बाहर आ गया, जितना पानी अंदर छिपा हुआ है, तो पृथ्वी पर पानी ही पानी भर जाएगा। ज़मीन से ऊपर सिर्फ ऊंचे पहाड़ की चोटियां ही दिखाई देंगी, इतना पानी हो जाएगा, मतलब पूरी धरती समुद्रमय हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये पानी जो है ना वो आया कहाँ से? इतना जो पानी है वो, तो इन रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया, तमाम अखबारों में इसको प्रकाशित किया गया। तो उसमें ये कहना है कि जब पृथ्वी के बनने की शुरुआत हुई थी ना, उसी के दौरान जो धूमकेतु यानी कॉमेट, तो वो पृथ्वी से टकराया, उससे पानी जो है ना वो वहाँ पृथ्वी पे आया। और संभावना ये है कि समुद्र के वक्त धरती, मतलब समुद्र भी जो है ना वो धरती के नीचे से ही पानी निकल कर आया है। हालांकि इसके बारे में 2014 में पहली बार रिसर्च संबंधित चीज़ें आई थी, और अब हालांकि इसके बारे में पुख्ते तौर पर ये कहा गया है। ओके, तो पृथ्वी जो है ना उसके 4 परतें होती हैं,
हमारी पृथ्वी की एक क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब है। और सबसे अंदर वाला जो कोर है ना वो 98% लोहे से बनी है और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इतना ज़्यादा ये टेम्परेचर है। ओके, और ये भी बताया जाता है कि जो टेम्परेचर है वो सूरज के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। जो अंदर का कोर का, जो पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर है वो बात हो रही है। ठीक है, तो महासागरों में जो है ना अभी पृथ्वी का 97% पानी है और पृथ्वी के जल मंडल का ये प्रमुख चीज़ है और इसी वजह से महासागर जो है ना वो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, लेकिन उसका भी 3 गुना ज़्यादा पानी अभी ढूंढ लिया गया है और वो जो है ना वो इस तरह के जो चट्टान है उसमें है और ये एक स्पंज जैसा ही बना हुआ है। क्लियर होगी बात? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। 700 किलोमीटर नीचे जो तल है, यानी जो समुद्र तल या सतह भी कहिए, उससे 700 किलोमीटर नीचे है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए किन संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी विकसित की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया? इसका आंसर होगा IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। ठीक है, तो ये है आंसर। और न्यूज़ देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल को IIT बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस थेरेपी को लॉन्च किया है। ठीक है, ये थेरेपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में हर साल कैंसर के लाखों केस आते हैं। 2022 की बात करेंगे तो कैंसर के 14,61,000 से ज़्यादा केस आए थे कैंसर के। चीन और अमेरिका के बाद भारत में दुनिया के सबसे अधिक कैंसर मरीज हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट थेरेपी है उसको लॉन्च किया गया। अब सवाल ये है कि थेरेपी है क्या? देखिए, आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए 2-3 चीज़ें आप लोग जानते होंगे। एक तो कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से क्या होता है, जो कैंसर सेल हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है, लेकिन पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं होते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी ना कार टी सेल थेरेपी, इसके ज़रिए कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो नई टेक्नोलॉजी है और ये इम्यून से जुड़ी हुई थेरेपी है, इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई थेरेपी है। ये CAR-T इसमें जो है ना, तो CAR का मतलब क्या होता है, वो होता है सेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ओके, जबकि जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी सेल्स होते हैं, वो एक प्रकार की लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या है, वो वाइट रेड सेल्स हैं जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। और टी कोशिकाएं जो हैं वो शरीर को बीमारियों और बैक्टीरिया जैसे वायरस जो है ना वो हानिकारक पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें किया जाता है कि कुछ स्टेज हैं इसके। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है, अगला मैं दिखाई देता हूँ कि मरीज के, जो कैंसर मरीज है, उसके शरीर से वाइट ब्लड सेल्स को लेकर लैब में भेजा जाता है और लैब में टी सेल्स पर वैज्ञानिक काम करते हैं। कई दिनों तक, करीब 9 दिनों तक टी सेल्स की री इंजीनियरिंग की जाती है। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि फिर लैब में ही लाखों कार टी सेल तैयार किए जाते हैं और इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है और फिर कई तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि ये जो है ना वो IV के जरिए, ये यानी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के ज़रिए ये मरीज में इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, उसके ब्लड में ये डाल दिया जाता है। और उससे क्या होता है, ये सेल्स जो है ना वो उसमें इम्यून सिस्टम होता है और उसको पता होता है, क्योंकि इतनी इंजीनियरिंग कर दी गई, री इंजीनियरिंग कर दी गई, तो उससे उसे पता है कि हमें कौन से कैंसर कोशिकाओं को मार देना है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टी सेल है, कार टी सेल, ये जाकर और उन कैंसर जो सेल्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, मार डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मरीज ठीक हो जाता है। भारत में इस थेरेपी की शुरुआत कई सारे अस्पतालों में चल रही है। एक स्टार्टअप है, उसने भी इस जो थेरेपी है उसका इस्तेमाल किया है और इसको बनाने में IIT बॉम्बे के प्रोफेसर राहुल पुरवार
उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। ठीक है, अब सवाल होगा कि कितना महंगा है ये। तो देखिए थोड़ा सा महंगा ज़रूर है ये जो CAR T थेरेपी है वो। हालांकि अमेरिका में क्या है कि इसके इलाज में इस तरह के 3 से 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि भारत में 40 से 45 लाख रुपए इस थेरेपी में खर्च होता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में चूँकि ये थेरेपी बड़े पैमाने पर इस पर काम होगा, तो ऐसे में ये और भी सस्ती हो सकती है। अच्छा, भारत में ये मैं इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में न्यूज़ देख रहा था, तो ये फोटोग्राफ मुझे दिखा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। ये एक मरीज था 22 साल का मात्र, कमल पुंडीर, और इसको CAR T सेल थेरेपी के ज़रिए इलाज किया गया और ये व्यक्ति अब कैंसर मुक्त है। ठीक है, चंडीगढ़ में जो PGI चंडीगढ़ है वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ और इसी ट्रीटमेंट की वजह से ये कैंसर मुक्त हो चुके हैं। मूलतः ये सहारनपुर के रहने वाले हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये, और पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उनका वज़न भी जो पुराने जितना वज़न था वैसे ही आ चुका है। ठीक है, देखिए इस थेरेपी की शुरुआत जो है 2009-10 में अमेरिका में शुरू हुई थी। हालांकि 2018 में वहाँ इसे मरीजों में इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी और उसी दौरान भारत ने उस पर रिसर्च शुरू किया था और अब ये तकनीक है। हालांकि सभी तरह के कैंसर के मामले में इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कई सारे जो ब्लड कैंसर है और भी कुछ कैंसर है उसमें इसका फ़िलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये होगा कि इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपने जाना। ठीक है, स्वदेशी है, इसका स्वदेशी का नाम क्या है? नेक्स CAR T सेल थेरेपी। क्या है? NEXCAR-T सेल थेरेपी। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने इसको डेवलप किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है। ओके, ये CAR T सेल थेरेपी जो कि इंडिजिनस है, यानी भारत का स्वदेशी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो PDF है वो अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है वहाँ पर भी अवेलेबल है वो PDF। और जो मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, अब प्राइस बहुत गिर गया है। 10,000 स्टूडेंट के लिए मात्र 100 रुपीज़ में आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, 10,000 स्टूडेंट। तो अभी आप मेंबरशिप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। मात्र 100 रुपये में करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है। उसके ज़रिए क्या मिलता है आपको? पिछले 2 साल के कंटेंट मिलते हैं और जब तक की मेंबरशिप है 6 महीना 1 साल, तब तक का आपको कंटेंट मिल जाएगा। और इसमें वीडियो, PDF, टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ एग्जामिनेशन के वो सब कुछ मिलेंगे आपको, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और PDF भी कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है। जैसी तैयारी करनी है वैसे आप उन PDF को पढ़ सकते हैं। और PDF में वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे तो पिछले मैंने कंटेंट बताएं, अगर आप PDF पढ़ रहे हैं उसमें आपको समझना है चीज़ों को, तो विजुअली तो क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक IAS PCS मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए अप्रैल 2024 में शपथ ली है। आंसर का अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतह अल सीसी। तो पहली बार ये 2014 में राष्ट्रपति बने थे, फिर दूसरी बार 2018 में राष्ट्रपति बने और तीसरी बार वो दिसंबर 2023 में उन्होंने चुनाव जीता था। उसके कुछ महीने बाद अभी अप्रैल में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, तो इजिप्ट यानी मिस्र, वो देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। ये रहा अपना प्यारा भारत, और इजिप्ट जो है ना वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, उसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है। तो ये है, उसकी राजधानी है काहिरा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के रूप में अब उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले अल सीसी जो है वहाँ के आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। ओके, तो अब फिर से वो राष्ट्रपति बन गए हैं। मिस्र की बात कर रहे हैं, राजधानी काहिरा है। मुद्रा क्या है? इजिप्शियन पाउंड। आधिकारिक भाषा यहाँ पर अरबी बोली जाती है। और राष्ट्रपति फिर से चुन लिए गए हैं अब्देल फतेह अल सीसी। यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो सारी सत्ता है वो
राष्ट्रपति के पास में ही होती है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मुस्तफ़ा मदबौली, ठीक है। और ये सवाल होगा कि किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर लीबिया हो गया, इधर सूडान हो गया, फिर यहाँ पर इज़राइल हो गया, ओके, और फ़िलिस्तीन भी हो गया यहाँ पर। और इसकी जो समुद्री सीमा है ना वो सऊदी अरेबिया से भी लगती है, ओके। अगर समुद्र की बात करेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर हो गया यानी मेडिटेरियन सी, और ये रेड सी हो गया इधर वाला। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस आईआईटी के नवीनतम बैच के लगभग 36% स्टूडेंट नौकरी पाने में असफल रहे, जिससे भारत में बेरोजगारी की चिंताएं और बढ़ भी गई हैं? इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। और ये न्यूज़ देख लीजिए आप, 36% उनको नौकरी नहीं मिल पाई। 2024 में लगभग 2000 छात्रों में से 712 ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, और इनमें से 36% को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और पिछले सत्र की तुलना में ये 2.8% ज़्यादा है, ठीक है। तो इतनी ख़राब हालत है। आईआईटी बॉम्बे के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े संस्थान वहाँ उसकी ये हालत है, तो छोटे संस्थान की आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट की प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी? आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट प्रक्रिया जो है फ़िलहाल जारी है, और मई 2024 तक ये चलती रहेगी। अब सवाल है कि क्यों कम हो रहे हैं प्लेसमेंट, यानी स्टूडेंट को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? तो प्लेसमेंट सेल के जो ऑफिसर्स हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर्स का कहना है कि ये जो आर्थिक मंदी आई है दुनिया भर में, उसके कारण प्लेसमेंट सीजन में कंपनियों को बुलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। और दुनिया भर में जो आईटी कंपनियां हैं वहाँ पर छटनी भी हो रही है। हालांकि आईआईटी बॉम्बे में सिर्फ आईटी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग ट्रेड में पढ़ाई होती है। तो ये कहना है आईआईटी बॉम्बे का कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र उनका पूरी तरह से प्लेसमेंट नहीं हो पाया। आमतौर पर ये देखा जाता था कि 100% प्लेसमेंट हो जाता था, लेकिन इस बार वो भी लक्ष्य जो है ना वो पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है यानी ILO और मानव विकास संस्थान, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई थी, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। उसके अनुसार देश के बेरोजगारों में 82.9% जो ना वो युवा हैं। अभी हाल में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। म्यांमार में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अभय ठाकुर, ठीक है। IFS अधिकारी हैं, यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो न्यूज़ भी देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। म्यांमार में जो है वो हालात ख़राब हैं। 2021 में ही 1 फरवरी 2021 को वहाँ की सेना ने तख्ता पलट करके वहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये म्यांमार है पड़ोसी, और उसके बाद से लोकतंत्र बहाली को लेकर वहाँ हिंसक प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। म्यांमार, इसकी राजधानी क्या है? नेपिडो। वहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं माइंट स्वे, और प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके हाथ में सारी सत्ता है इस वक्त, और वो खुद सेना अध्यक्ष भी हैं, मिन आंग ह्वाइन, ठीक है। और मुद्रा है यहाँ की क्यात, ओके। और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे, ये भारत है, इधर बांग्लादेश, इस तरफ चाइना, ये लाओस, ये थाईलैंड है, ओके। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की रैंकिंग जो कि अप्रैल 2024 में जारी हुई है, उसके अनुसार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? आंसर का मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं, 5 बार के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन हैं, ठीक है। अगर सवाल हो कि अभी वर्तमान में विश्व चैंपियन कौन है? डिंग लिरेन है, ठीक है, जो 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में उन्होंने जीत हासिल की हुई थी, ठीक है। तो नंबर 1 रैंकिंग अभी इनकी है, मैग्नस कार्लसन। अब सवाल लेते हैं कि भारत में नंबर 1 कौन है? FIDE की रैंकिंग जो कि अप्रैल 2024 में जारी हुई है, उसके अनुसार भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? आंसर होगा अर्जुन एरिगैसी। क्या नाम है? अर्जुन एरिगैसी। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप,
प्रमुखता से इसको छापा गया है। अर्जुन एरिगैसी, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो अभी अप्रैल में ये रैंकिंग आई है और टॉप जो खिलाड़ी हैं उन सब की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो ये तो फोटोग्राफ रहा है इनका, अर्जुन एरिगैसी का। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में जो टॉप 5 हैं वो कौन है। तो नंबर 1 अर्जुन एरिगैसी, और ये वर्ल्ड में जो रैंकिंग है उसमें 9th पोजीशन है अर्जुन एरिगैसी का। इंडिया में सेकंड स्थान है विश्वनाथन आनंद का, और 11th यानी 11वां स्थान है पूरी दुनिया में रैंकिंग में, ठीक है। फिर थर्ड स्थान है आर प्रज्ञानानंद, और दुनिया में वर्ल्ड में रैंकिंग है 14। फोर्थ स्थान पर है डी गुकेश, भारत में 4th स्थान, और दुनिया में 16वें स्थान पर हैं डी गुकेश। और 5वें स्थान पर भारत में है विदिति संतोष गुजराती, और वर्ल्ड में 25वीं रैंकिंग है इनकी। तो ये भारत के टॉप 5 हैं, और दुनिया में क्या पोजीशन है वो भी आपने ये देख लिया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर का अजित डोभाल ने। अजित डोभाल उन्होंने किया है। 19वीं वार्षिक बैठक ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है अप्रैल में, और उसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के NSA अजित डोभाल, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हैं, ओके। और आपको बताऊँ कि शंघाई सहयोग संगठन, उसके बारे में बता दें, उसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को, मुख्यालय बीजिंग चाइना में है, ओके। और शंघाई सहयोग संगठन के जो तमाम मेंबर हैं, कंट्री हैं, वो कौन कौन हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। ये जो ब्लिंक कर रहे हैं ना, ये सारे देश जो हैं वो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। तो कौन कौन है एक बार देखते हैं। तो एक तो चाइना हो गया, रशिया, ओके, ये कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया ये, ओके, ये ताजिकिस्तान है, ये हल्का ब्लू वाला, और ये उज्बेकिस्तान है, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है। तो ये सब जो है ना वो मेंबर कंट्री हैं इसके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वामी स्मरणानंद, उनका निधन हो गया 26 मार्च 2024 को। तो किस मिशन के अध्यक्ष थे? आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। 95 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार थे, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताया इनके निधन पर। स्वामी स्मरणानंद जो हैं वो रामकृष्ण मठ और मिशन के 16वें अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड, ये जो अवार्ड है ये दुनिया में काफ़ी मशहूर है, और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो इस बार इनको दिया गया है, ठीक है। ये गणितीय भौतिकी यानी मैथमेटिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स उसके क्षेत्र में जो बेहतरीन काम करते हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इनको जो अवार्ड दिया गया है वो उनके विशिष्ट जो गणितीय उनके काम हैं उनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर आप सबके लिए एग्जामिनेशन के लिए।